नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस, जहां आज की क्लास में हमें शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करनी है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम पेशवाओं का भी अध्ययन करेंगे और साथ में हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी बात करेंगे। पर तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट आई थॉट कि एक वीडियो बना के कम से कम जितना हो सकता है उतना मैं आपको आज की क्लास में करा दूं। तो छोटा सा लेक्चर होगा, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, पर इसमें हम शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों को पढ़ लेंगे। आप पुराना रिवीजन भी कर लीजिएगा और फिर अगली क्लास में हम सभी पेशवाओं और आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम कल की क्लास को रिकॉल करते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। और एक तथ्य मैं आपको बताना भूल गया था कि एक बहुत ही वीर मराठा सैनिक हुए थे, बाजी प्रभु पांडे। नाम याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बाजी प्रभु पांडे। इन्होंने जब पावन खिंड या घोड़ा दरवाजा की लड़ाई हुई थी पन्हाला के पास, वहां पर इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से लड़ाई की। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनका नाम पूछा जा सकता है कि ये किससे जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा, बाजी प्रभु पांडे जी का संबंध शिवाजी महाराज के सेनापतियों में से है, जिन्होंने बहुत वीरतापूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी थी और शहीद हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। परिचय, अष्टप्रधान, प्रांतीय, राजस्व, सैन्य, न्याय, इन सब प्रशासनों की बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा था कि देखिए, सर्वोच्च अधिकारी छत्रपति ही होते थे, सबसे बड़े पद पर छत्रपति ही होते थे, अर्थात सभी शक्तियां अल्टीमेटली छत्रपति के पास होती थी। और छत्रपति को सलाह देने के लिए 8 लोगों की परिषद थी और इसी 8 लोगों की परिषद को हम अष्टप्रधान कहा करते थे। अष्टप्रधान को योग्यता के आधार पर बेस्ड ऑन देयर मेरिट अपॉइंट किया जाता था। अष्टप्रधान को नगद वेतन दिया जाता था और ये सीधे शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी होते थे। सेनापति को छोड़कर के सामान्यतः सभी ब्राह्मण होते थे और पंडित राव और न्यायाधीश के अलावा सभी सैन्य कार्य भी किया करते थे। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। याद रखिएगा, ये सलाहकारी परिषद थी, ना कि बाध्यकारी। ये एक एडवाइजरी काउंसिल थी, ना कि मैंडेटरी काउंसिल। फिर हमने अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा कि अष्टप्रधान कौन कौन है। एडवाइजरी काउंसिल के जो अष्टप्रधान हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो नाम में हमने देखा कि सबसे पहले पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। आमात्य, पंत या मजूमदार, ये वित्त और राजस्व मंत्री कहलाते थे। वाक्यानवीश या मंत्री, ये गुप्तचर और सूचना विभाग के अध्यक्ष थे। सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। सचिव, चिटनिस और शुरूनवीस, ये राजकीय पत्राचार जो कोरिस्पोंडेंट का काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा सेनापति, जिसे सर ए नौबत कहा जाता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के प्रमुख होते थे। न्यायाधीश या न्याय अध्यक्ष, ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। अगर आपने कल की क्विज लगाई है जिसमें बहुत सारे सवाल हमने दिए थे, तो उम्मीद है कि वहां से भी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और एक अच्छा रिवीजन आपका क्विज से भी हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। हमने चर्चा की थी कि और कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे। तो पहले हमने प्रशासन की इकाइयां देखी कि सबसे ऊपर मराठा साम्राज्य होता था और मराठा साम्राज्य के प्रमुख छत्रपति होते थे। मराठा साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत के प्रमुख को सर ए सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन परगना में किया गया था। परगना का विभाजन महाल में, महाल का विभाजन तर्फ में, तर्फ का विभाजन मौज में और सबसे नीचे आता था ग्राम। ग्राम का शासन मुख्य रूप से पाटिल नाम के अधिकारी के द्वारा संभाला जाता था। उसकी सहायता के लिए कुलकर्णी और अलूटे बलूटे जैसे अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, पर सर्वोच्च जो अधिकारी होता था ग्रामीण प्रशासन का, वो पाटिल ही होता था। कई किताबों में पटेल भी लिखा हुआ है। दूसरे अधिकारियों में दीवान, मजूमदार जो लेखाकार थे, फर्निश उपलेखा परीक्षक, दफ्तरदार कार्यालय प्रभारी, कारखानिश रसद अधिकारी,
चिटनिस पत्राचार, जमादार खजांची और पोटनिस रोकड़िया ये अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। देश पांडे और देश प्रमुख ये जमींदार वर्ग हुआ करते थे साथियों। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे, अगले हिस्से पर आए थे और अगले हिस्से में हमने राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ा था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। देखा था कि दो तरह की जमीन होती थी, एक स्वराज और दूसरा मुल्क ए कादिम। स्वराज मूल रूप से शिवाजी महाराज के तहत आने वाले प्रांत थे, जिनमें उन 4 प्रांतों की जमीन शामिल होती थी जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई थी। रैयतवाड़ी प्रकार का राजस्व व्यवस्था यहाँ अपनाई गई थी, जहां पर किसानों से सीधे लगान वसूला जाता था। शुरुआत में कर की राशि 33% थी, बाद में इसे बढ़ा करके 40% कर दिया गया। रीजन यही था कि बाकी सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया था, इसीलिए इस राशि को 33% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया। भूमि का मापन भी किया जाता था, लैंड मेजरमेंट किया जाता था और इसके लिए काठी नाम की इकाई का प्रयोग किया जाता था। दूसरी जगह थी मुल्क ए कादिम। मुल्क ए कादिम के क्षेत्रों पर शिवाजी महाराज का सीधा सीधा नियंत्रण नहीं रहता था। ये उनकी सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र थे जहां मराठा सेना हमला करती थी, और उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कि वहां मराठा भी आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरा भी कोई सैनिक आक्रमण नहीं करेगा, चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूले जाते थे। हमने चौथ के बारे में बात की थी कि चौथ जो कर है वो कुल भू राजस्व का 1/4 होता था। मराठा और अन्य से सुरक्षा के लिए ये लिया जाता था। वहीं जो सरदेशमुखी है, जो सरदेशमुखी नाम का कर था, ये उन बाहरी क्षेत्रों से लिया जाता था जो कभी शिवाजी महाराज या उनके पिता के नियंत्रण में रहे थे। तो वहां शिवाजी अपने आप को वहां का सरदेशमुख मानते थे। तो चौथ का 10% जितना भी चौथ है उस पर एडिशनल 10% का टैक्स, याद रखिए ना, टैक्स का 10% है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि अगर 250 रुपए का कर हुआ है तो 250 रुपए का 10% 25 रुपए होगा, तो वो 25 रुपए के टैक्स की बात की जा रही है। ठीक, और फिर यह विभाजन था मोकास, बावती, सहोत्रा, नालगोंडा, ये सब पंजाब में राखी प्रणाली, गुजरात में बंटकर। और जब भी शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी नाम का कर भी मांगा जाता था। सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी नाम का कर भी लिया जाता था, जो देशमुखों या देश पांडों से लिया जाता। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने न्याय प्रशासन की बात की थी। हमने देखा था कि मराठा साम्राज्य के समय जो औपचारिक भाषा थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो मराठी हुआ करती थी। और रघुनाभ हनुमंते ने राज व्यवहार की रचना की, जो कि मराठी शब्दकोश था। ठीक है, धार्मिक संरचना में हमने देखा कि धार्मिक रूप से शिवाजी महाराज अत्यंत सहिष्णु थे, सभी का सम्मान करते थे। जहां पर भी वो हमला करते वहां कभी भी धर्मांध तरीके से हमला करने की बात नहीं करी, ना मस्जिदों को गिराने की बात कही। उन्होंने कहा, इवन उन्होंने मस्जिदों में दिया जलाने के लिए अनुदान दिए थे। तो ये उनकी धार्मिक नीति को दिखाता है। इवन उस समय के मुसलमान इतिहासकार जो कि शिवाजी महाराज की हर जगह आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने भी उनकी धार्मिक नीति की तारीफ की है। उन्होंने भी उनकी रिलीजियस पॉलिसी को बहुत अप्रिशिएट किया है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। सैन्य प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा था कि सैन्य प्रशासन में हमने देखा था कि अत्यंत कठोर अनुशासन था, नकद वेतन दिया जाता था। शिवाजी महाराज के जो सैनिक हैं उन्हें मावली कहा जाता था, और शिवाजी महाराज की 3 तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। और एक और सैनिक होते थे पिंडारी। पिंडारी ऐसे सैनिक होते थे साथियों जो लूट का काम करते थे, लेकिन जब भी वो मराठा सेना के साथ लड़ते तो वो मराठा सैनिकों के रूप में लड़ते थे, और जो भी पैसा उनको मिलता था लूट का, उसका 25% वो महाराज को भी दिया करते थे। वो पिंडारी कहलाते। ठीक है, हमने ये देखा था कि अलग अलग प्रकार का सैन्य प्रशासन था, अधिकारी बहुत अलग अलग प्रकार के थे। इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी, इन्होंने नेवी बनाई थी। कोलाबा को मुख्यालय बनाया था, कल्याण भिवंडी वाला क्षेत्र। कान्होजी आंग्रे, मायानाक भंडारी, दरिया सारंग और दौलत खान, ये इनके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। युद्धपोत में गुराब, गालबात, शिराब, मंचुआ, ये प्रमुख इनके युद्धपोत थे। एक प्रणाली थी जिसके बारे में हम कल बात नहीं कर पाए थे दोस्तों, और वो प्रणाली थी सरंजामी प्रथा। देखो, सरंजामी प्रथा कुछ वैसी ही है
जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते समय इतलाकनामा की बात की थी। अब कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को याद हो इतलाकनामा, अगर भूले ना हो तो, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको वजहदारी और इतलाकनामा हमने पढ़ाया था जब हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे थे। तो याद होगा आपको, उसमें होता यह था कि सैनिकों को जमीन का पट्टा दिया जाता था। ऐसी ही व्यवस्था कुछ यहाँ पर थी। कुछ सैनिक और सरदारों को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी और इसी प्रथा को सरंजामी प्रथा कहा जाता था। इसी मेथड को सरंजामी मेथड कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना। और शिवाजी महाराज और पूरे के पूरे मराठा जाने जाते थे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नई बातें पढ़ते हैं। यहां तक हमने सभी बातों का अध्ययन कर लिया था, यहां तक हमने सारी बातें पढ़ ली थी। ठीक है, अब कुछ और बातें रह गई हैं, तो 5-10 मिनट में पहले उन्हें रिकॉल आगे बढ़ाते हैं और फिर एक टॉपिक पढ़ते हैं, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। देन हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो दोस्तों एक टॉपिक रह गया था किलों का ग्रामीण प्रशासन। थोड़ा ग्रामीण प्रशासन के बारे में हम और जान लें कि गांव का प्रशासन कैसे चला करता था। तो गांव प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो तो पाटिल था, जिसे पटेल भी कहा जाता था। पाटिल को मदद करने के लिए कुलकर्णी होते थे, जो कि गांव का लेखाकार होता था। लेखाकार का मतलब है जो अकाउंटिंग का काम करता था। कुलकर्णी के नीचे चौगले होते थे। चौगले जो है ये पाटिल को असिस्ट किया करते थे, पाटिल की सहायता किया करते थे। फिर पोटदार होते थे। पोटदार मापतौल और सिक्के और धातु इन सबको देखा करते थे। और इन सबको मदद करने के लिए 12 बलूटे अर्थात शिल्पी, 12 अलूटे अर्थात सेवक हुआ करते थे। और चौकीदार, जिसे जागला कहा जाता था, ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। तो अलूटे और बलूटे ये ग्रामीण स्तर पर सेवा देने का काम करते थे। सामान्यतः किताबों में ये लिखा है कि जो बलूटे थे ये शिल्पी हुआ करते थे, अर्थात ये आर्टिशियंस हुआ करते थे। और जो अलूटादार हैं वो सर्वेंट या सेवक हुआ करते थे। ठीक, तो ग्रामीण संरचना में सबसे ऊपर पाटिल है। पाटिल को मदद करने के लिए कुलकर्णी, आज कुलकर्णी महाराष्ट्र में एक कास्ट होती है जो कि वहां अकाउंटिंग का काम करते थे। उसके नीचे आप देखेंगे तो चौगुले, पोतदार। चौगले ये पाटिल की हेल्प करते थे। पोतदार ये धातु और सिक्कों के भार का निर्धारण करते थे। अलूटे, बलूटे, जागला या चौकीदार ये सारे ग्रामीण स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ये सारे के सारे विलेज लेवल के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ठीक है, इसी तरह किले, क्योंकि किले बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जो फोर्ट है वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। रिसेंटली शिवाजी महाराज के बहुत सारे किलों को यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है, पता होगा आप लोगों को। हम भी डिस्कस करेंगे जब हम आंग्ल मराठा युद्ध कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें आप देखिए सबसे प्रमुख होता था किलेदार। किलेदार जो है वो किले का मुख्य प्रभारी होता था। किलेदार की मदद करते थे शिबंदी नायक या हवलदार। फिर नीचे सबनीश, कारखानानीस और सरनौबत, ये सब किलेदार की मदद करते थे। आपसे सिंपल सवाल ही पूछा जाएगा कि शिवाजी महाराज के किले के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो किलेदार कहा जाता। ठीक है, जो किले का मुख्य अधिकारी होता था। हवलदार वहां की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी देखता था। सबनिश वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक को देखता था। कारखानीस जो है वो शस्त्रागार को देखा करता था। इस तरह की चीजें निकल करके आती है, इस तरह की बातें निकल करके आती है। ठीक है जी, तो ये बातें आपको याद रखना है। तो यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं सर? यहां से एक सवाल बन सकता है कि सरंजामी प्रथा क्या है। अभी हमने पढ़ाया आपको कि सरंजामी प्रथा क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि सर मराठा साम्राज्य में, मराठा एम्पायर में एक ऐसी व्यवस्था जहां सैनिकों को जमीन दी जाती थी वेतन के बदले। सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले जमीन दी जाती थी, उन्हें लैंड दिया जाता था। इसी को सरंजामी प्रथा कहा गया था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवाजी महाराज ने अपने नौसेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोलाबा में बनाया था, मुंबई में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवाजी महाराज की सेना में
किस पद्धति के लिए जानी जाती थी? तो गुरिल्ला पद्धति के लिए फेमस थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके लिए फेमस थी। फिर अगला प्रश्न आ सकता है, ग्राम प्रशासन के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्राम प्रशासन के मुखिया को पाटिल कहते थे, और पाटिल को हेल्प करने के लिए कुलकर्णी होते थे, चौगुले होते थे, पोतदार होते थे, अलूटे और बलूटे होते थे। ये सब मदद करते थे एट द एंड ग्रामीण प्रशासन को चलाने में पाटिल। ठीक है जी, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं, कुछ और फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों की लिस्ट है, पर उससे पहले जान लें कि जैसे ही हमने देखा था कि शासन दो भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जब छत्रपति के पास शक्तियां रहेंगी, शाहू जी महाराज तक आप देखोगे कि छत्रपति के पास शक्तियां रहेंगी, और शाहू जी महाराज जब बालाजी विश्वनाथ को अगले पद पर नियुक्त करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर की पूरी शक्तियां पेशवा के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो जब पेशवाओं का शासन शुरू हुआ तो पुणे में पेशवाओं ने अपना सचिवालय बनाया, जिसे हजूर दफ्तर कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेशवाओं का मुख्यालय कहाँ था? तो पेशवाओं का मुख्यालय पुणे में था। तो आने वाले समय में जो पुणे है वही मराठा साम्राज्य का केंद्र बनने वाला है। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। मिरासदार भोसले ये स्थायी भूस्वामित्व थे। सरंजामी प्रथा ये बता दिया, सैन्य सरदारों अधिकारियों को भूमिदुन। पिंडारी पाल पट्टी नाम का कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे पिंडारी। ठीक है, तो ये ऐसे सैनिक थे, जब भी कोई अभियान होता था ये साथ में हो जाते थे, लेकिन पाल पट्टी नाम का कर वसूला करते थे, और जब भी इनको लूट का सामान मिलता उसका 25% भाग ये छत्रपति या सरकार को दिया करते थे। अभी पिंडारियों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी डिटेल में हमें चर्चा करनी है पिंडारियों के बारे में। ठीक, चलो अब हम पढ़ लेते हैं शिवाजी महाराज के प्रमुख उत्तराधिकारियों के बारे में कि इनके महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी कौन हुए, उनके द्वारा कौन से मुख्य कार्य किए गए। तो सबसे पहला नाम तो शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद राजा राम, फिर ताराबाई या शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका होंगी ताराबाई, शाहू महाराज, राजा राम द्वितीय, और अंतिम छत्रपति होंगे शाहजी अप्पा साहेब। शाहजी अप्पा साहेब जो थे वो अंतिम छत्रपति थे, वो लास्ट छत्रपति होंगे। तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम छत्रपति का नाम बताइए, तो शाहजी अप्पा साहेब अंतिम छत्रपति होंगे, लास्ट छत्रपति होंगे। बाकी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम, ताराबाई या शिवाजी द्वितीय, शाहू और राजा राम द्वितीय। और याद रखिएगा शाहू महाराज के पास से शक्तियां पेशवा के पास जाएंगी, और धीरे धीरे छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख बचेंगे, सिर्फ नॉमिनल हेड बचेंगे, वास्तविक शक्तियां पेशवाओं के पास आ जाएंगी। 2-3 सवाल ही यहां से बन सकते हैं, तो एक बार महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो देखिएगा, एक सवाल जो यहां से बन सकता है दैट कैन बी आस्क्ड, ध्यान दीजिएगा उस पर। तो उसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या है, कौन। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई, इनके पुत्र हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पहले छत्रपति बने। फिर इनकी 8 शादियां हुई थी, 8 में से 3 महत्वपूर्ण है। साईबाई निम्बालकर से इनको जो पुत्र हुए उनका नाम है संभाजी, और यही संभाजी दूसरे छत्रपति बनते हैं। फिर सोयराबाई, सोयराबाई से जो पुत्र हुए वो थे राजा राम, और राजा राम तीसरे क्षत्रिय बनते हैं। वहीं जो पुतली बाई थी वो सती हो गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर संभाजी की पत्नी थी येसुबाई। ठीक है, संभाजी की पत्नी थी येसुबाई, और इनके बेटे का नाम था साहू जी। मतलब संभाजी और येसुबाई के बेटे का नाम था साहू जी, और ये 5वें क्षत्रिय बने, और इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। वहीं राजा राम की 2 पत्नियां थी, एक थी ताराबाई और दूसरी राजसबाई। ताराबाई से इनको एक पुत्र हुए जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय को इन्होंने चौथा छत्रपति बनाया था। यहीं पर शिवाजी द्वितीय और शाहू जी के बीच में विवाद होगा।
ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होगी। उस लड़ाई के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि छत्रपति के अब दो पद होंगे। एक कोल्हापुर में रह करके शासन करेंगे जहां शिवाजी द्वितीय का शासन होगा, और एक सतारा में रह करके शासन करेंगे जहां साहू जी महाराज का शासन होगा। फिर शिवाजी द्वितीय के पुत्र हुए राजा राम द्वितीय। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ये एक फैमिली रिलेशन है और इसी से आप याद रखेंगे कि अलग अलग छत्रपति कौन हुए। अगेन, क्या इतने डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ही बार यह सवाल पूछा गया है, बाकी कभी नहीं पूछे गए। तो अगर आप सिर्फ नाम याद रखेंगे कि सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद संभाजी महाराज। संभाजी महाराज किसके बेटे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई निंबलकर के। फिर उनके बाद तीसरे नंबर पर राजा राम। राजा राम किसके बेटे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज और सोयराबाई। चौथे नंबर पर कौन आते हैं? शिवाजी द्वितीय। किसके बेटे थे? राजा राम और ताराबाई के। पांचवें नंबर पर साहू महाराज आते हैं। किसके बेटे थे? संभाजी और येसुबाई के बेटे थे। तो बस इतनी बातें भी जरूरी नहीं है कि ये याद रहे, बस एक फैमिली ट्री है, बेसिक सी बात है, समझ लीजिए। जितना रिटेन हो जाए वो रिटेन कीजिए, बाकी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहले संभाजी महाराज, हाल ही में फिल्म भी आई छावा, बहुत ही शानदार फिल्म। संभाजी महाराज, संभाजी महाराज ने मुगलों से बहुत ही कड़ा संघर्ष किया था, विशेष तौर पर औरंगजेब से। और एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है संगमेश्वर का युद्ध। ये पूछा जा सकता है, बैटल ऑफ संगमेश्वर, जो 1689 में हुई थी। इसमें हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए थे और मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज और उनके साथ उनके सलाहकार कवि कलश, जो कि कन्नौज के एक ब्राह्मण थे, और भी बहुत सारी सेना को गिरफ्तार कर लिया। और जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं दी गई थी, एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था। और उसी एक्सट्रीम टॉर्चर के चलते तुलापुर वाले क्षेत्र में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। अब यहीं से एक प्रश्न बस पूछा जाता है, संगमेश्वर का युद्ध, कि संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो औरंगजेब की सेना अर्थात मुगलों की सेना और संभाजी महाराज के बीच में, यही प्रश्न। दूसरा, कवि कलश के बारे में सवाल पूछा गया है कि कवि कलश किसके मुख्य सलाहकार थे? तो याद रखिएगा, कवि कलश जो मूल रूप से कन्नौज के एक ब्राह्मण थे, वो संभाजी महाराज के प्रधान सलाहकार थे। और मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद तो ये बात आप भूलेंगे भी नहीं, क्या कमाल का उनका रोल था। आई थिंक विनीत जी ने वो रोल किया था और बहुत कमाल की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया था सारी चीजों को, और विकी कौशल ने भी कमाल का अभिनय किया। ठीक है, इसके बाद राजा राम महाराज, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि इनका मानना था कि इस गद्दी के प्रमुख हकदार साहू प्रथम है। हालांकि इन्होंने प्रशासन में एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि, जो पेशवा से भी ऊपर होता था। इन्होंने एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि, जो कि पेशवा से भी ऊपर होता था। तो ये खुद कभी गद्दी पर नहीं बैठे राजा राम महाराज। बहुत ही, ये भी ना बोलते हैं कि एक्सट्रीम एथिक्स वाले लोग जो होते हैं ना, उसमें से एक थे ये, एक्सट्रीम एथिकल। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते करते इनका भी देहांत। तो इन्होंने एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि। यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिनिधि नाम के पद का सृजन किसने किया था? तो वो राजा राम महाराज ने किया था। फिर आते हैं शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय जो है ना, जब शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया गया, ये देखा जाए तो क्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद चौथे हैं। जब इनको छत्रपति घोषित किया गया था तो इनकी आयु बहुत कम थी, ये अल्प आयु में, इसीलिए इनकी माता ताराबाई ने नेतृत्व संभाला था। याद रखिएगा कि ताराबाई जो है वो राजा राम महाराज की पत्नी है। तो ताराबाई ने नेतृत्व संभाला और इन्हें अगला छत्रपति घोषित कर दिया। उस समय शाहू महाराज, जो कि किसके बेटे हैं? जो संभाजी महाराज और येसुबाई के बेटे हैं, वो उस समय जेल में थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह ने शाहू महाराज को छोड़ दिया। और जैसे ही शाहू महाराज आए, उनका विवाद हुआ ताराबाई के साथ।
कि मैं बड़ा हूं तो छत्रपति बनने का मेरा ज्यादा अधिकार है। दोनों के बीच में विवाद हुआ और एक युद्ध भी हुआ जो था खेड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ खेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा की लड़ाई हुई, अर्थात बैटल ऑफ खेड़ा हुआ। इसमें ताराबाई और शाहू महाराज दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है। इसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू महाराज की जीत। इसके बाद दो जगह बांट दी जाती हैं। एक कोल्हापुर, जहां ताराबाई और शिवाजी द्वितीय छत्रपति के रूप में शासन करते हैं, और एक सतारा, जहां साहू महाराज छत्रपति के रूप में शासन करते हैं। खेड़ा के युद्ध से पहले भी सवाल पूछे गए हैं, आगे भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। फिर छत्रपति शाहू महाराज, तो इन्होंने एक नया पद बनाया था, सेना करते, और सबसे पहले इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था, और बाद में इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया, और यहीं से छत्रपति के हाथ से शक्तियां कम हो जाएंगी और पेशवाओं के हाथ में शक्तियां आ जाएंगी। यहीं से छत्रपति के पास पावर्स कम हो जाएंगी और पेशवाओं के पास पावर आ जाएंगी। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि पहले शक्तिशाली पेशवा कौन हुए। वैसे तो मोरोपंत साहब थे जो पहले पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ जो है ये पहले शक्तिशाली पेशवा होंगे, और इसके बाद जो पेशवा का पद है वो आनुवांशिक हो जाएगा, वो हेरिडेटरिकल हो जाएगा, मतलब इनके पुत्र अगले पेशवा बनेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ को किसने पेशवा नियुक्त किया था। तो छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। पहले सेना करते बनाया, फिर पेशवा बनाया। फिर राजा राम द्वितीय या राम राजा, ये सतारा में ही थे। 1750 में बालाजी बाजीराव, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। बालाजी बाजीराव से संगोला की संधि की थी, ट्रीटी ऑफ संगोला, और संगोला की संधि के बाद जो थोड़े बहुत अधिकार भी छत्रपति के पास थे वो भी पेशवाओं को दे दिए गए, और संगोला की संधि के बाद पूरे तरह से अधिकार पेशवाओं के पास आ गए थे, और छत्रपति अब वास्तव में एक नाम मात्र का प्रमुख था। तो यहां से भी एक सवाल बनता है कि संगोला की संधि किसके बीच में हुई। तो याद रखेंगे, पेशवा बालाजी बाजीराव, ये बालाजी विश्वनाथ थे, ये बालाजी बाजीराव है, ठीक है, तीसरे क्रम पे आएंगे। पेशवा बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजा राम द्वितीय के बीच में। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा सारे अधिकार पेशवाओं को मिल गए और छत्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख रह गया। तो वहां पर भी आपको जवाब देना है कि संगोला की संधि या ट्रीटी ऑफ संगोला। इस संधि के बाद सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे, सारे के सारे जो अधिकार हैं वो पेशवाओं के पास। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, एक ही टेबल में सब दे दिया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम चीजें एक जगह दे दी जाए ताकि आपको याद ना करना पड़े, भटकना ना पड़े, ठीक है। तो वही अप्रोच हमने यहाँ पर फॉलो की है प्यारे दोस्त। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है शुभम गुप्ता एकेडमी, उस पर बहुत अच्छे तरीके से ना मैम ने करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू की। आकांक्षा मैम अभी वहाँ करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं, और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा कंटेंट है। एक बार आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता था करंट को लेकर के कि कभी भी 1 घंटे का वीडियो नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यार 15-20 मिनट का वीडियो हो करंट का, जिसमें सारी महत्वपूर्ण खबरें जो भी हुई हैं वो पता पड़ जाए। तो हर दिन सुबह 6 बजे आपको वो वीडियो मिल रहा है। मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो मिलता है। आप देखिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। सारी चीज़ें हैं, मैं जनरली सपोर्ट के लिए नहीं बोलता हूँ, पर बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिला रहता है और हम भी आपके लिए काम करते रहेंगे, ठीक है जी। तो एक बार देखिएगा जरूर। दूसरा, हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भूगोल की कक्षाओं के डेमो उपलब्ध करा दिए गए हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस के डेमो हमने अवेलेबल करा दिए हैं, वो भी आप जरूर एक बार जा करके देखिएगा, बताइएगा कैसे हैं क्या है। उसमें भी अगेन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट बनाना है, ऐसा बनाना है जो आज के लिए रेलेवेंट हो, एक्चुअल एरर्स ना हो, एमसीक्यूज बहुत अच्छे हो, क्विजेस बहुत अच्छे हो। तो वही फॉर्मेट हमने फॉलो किया है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि अगेन लाइव क्लासेस में समय बहुत खराब होता है, और रिकॉर्डेड में वही चीज़ जो लाइव में 1.5-2 घंटे में पढ़ाई जाती है
आई बिलीव कि रिकॉर्डिंग में वही चीज़ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो फॉर्मेट वही रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट ही रहेगा। हालांकि ये वीडियो लगभग उसी दिन रिकॉर्ड होते हैं जिस दिन आपको मिलते हैं, तो ये मत सोचा करिए कि पुराने वीडियोस हैं कोई भी, उसी दिन और बार बार टेक भी लगते हैं तब जाके वीडियो बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा वीडियोस को, बताइएगा कैसा क्या है और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अभी तो इनिशियल चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ, बट आई बिलीव कि यार हम शायद सही रास्ते पर जा रहे हो। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, जो मेरे हाथ में है मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आगे आप सबकी मर्जी, देखते हैं कैसा क्या रहता है। ठीक है जी, तो ये बातें याद रखना है। यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिस वजह से आगे क्लास नहीं हो पाएगी, बाकी चीज़ें हम कल पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। पेशवाओं के बारे में पूरी बात कर लेंगे। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, खेड़ा की लड़ाई किसके बीच में हुई? ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में खेड़ा की लड़ाई हुई थी, जिसमें साहू जी महाराज की जीत हो जाती है। ठीक है, और मदद किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ को पहले सेना करते और बाद में पेशवा बनाया गया। संगोला की संधि किसके बीच में हुई? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। बालाजी बाजीराव के बीच में, और सारी शक्तियां पेशवा के पास आ गई। संगमेश्वर की लड़ाई औरंगजेब की सेना और संभाजी महाराज के बीच में हुई थी। कवि कलश संगमेश्वर, सॉरी, कवि कलश जो है वो संभाजी महाराज के प्रधान सलाहकार थे। ठीक, यही बातें याद रखिएगा। दैट्स इट, में काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।